archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में तिल तिल जली शालमली। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शालमली अपने सरकारी विदेशी दौरे के बारे में अपनी सहेली को बताती है। दूसरी तरफ वो उत्सुक है क्योंकि उनके विवाह की 8वीं सालगिरह जो है, पर घर पहुंचती है तो उसे नरेश एक दुख भरा तोहफा देता है। वहां नरेश और निकिता को देखकर उनके संबंधों की सारी असलियत वो भांप लेती है। अपनी समस्या को वो मां के सामने भी रखती है। अंत में वो निर्णय लेती है कि नरेश को उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। अब आगे। शायद नरेश कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, लेकिन कब तक भागेगा वो मुझसे? एक न एक दिन तो उसे जवाब देना ही है। उसे कोई निर्णय तो लेना ही होगा। झमझम सावन सुलग सुलग जाए मन, तारा लगी कैसी बन। कैसा गंभीर व्यक्तित्व उभर रहा है नरेश का। लगता है आज किसी खास जगह पर जाना है जनाब को। कैसे संस्कार हैं इस आदमी के, जो क्षणिक सुख के लोभ में घर की धरोहर बाहर बांटने चला जाता है, बिना किसी जिम्मेदारी के दूसरों के जीवन में झांकने की हिम्मत कैसे कर लेता है। दूसरों के टूट जाने का डर भी नहीं सताता इसे। कितना बनावटीपन, क्यों करता है ये सब? हाँ, महारानी जी इतने दिनों से सोच रही होंगी कि इनका अल्टीमेटम सुनकर मैं झुक जाऊंगा। 8 साल गुजर जाने पर भी ये अपने पति नरेश कुमार को पहचानी नहीं बोलती तो ना बोलें। मैं भी अगले कुछ दिनों में छठी का दूध याद ना दिला दूं तो मेरा भी नाम नरेश नहीं। गिड़गिड़ाती हुई आएंगी, 100 बार नाक रगड़ेंगी, तब जाकर कहीं माफ करूंगा। बेला, रात को मेरा खाना नहीं बनाना। राकेश के बेटे का एडमिशन कराना है, किसी को मिल के आऊंगा। खाना जाहिर बात है खा के आऊंगा।
तारा तारा तारा। किन ख्यालों में खोई है डायरेक्टर साहिबा? बैठ तो सही, बताती हूँ। हाँ बता। कुछ नहीं, थक गई थी, सिर टिकार आंखें मूंद ली तो नींद आ गई। और नींद आ गई तो एक डरावना सा सपना देखा। हाउ डू यू नो? अरे मैं जैसे ही अंदर घुसी तो तुम्हारे चेहरे पे ये साफ झलक रहा था। झलक रहा होगा। जानते हो मैंने क्या देखा? क्या देखा? मेरा घर बाढ़ में छत तक डूब गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं से भी तैर कर पहुंचा नहीं जा सकता, बीच में ही मैं डूब जाऊंगी। नाव बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी तुम्हारी आवाज ने मुझे चौंका दिया। अरे जल का सपना देखना तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सपना ठीक मेरी जिंदगी की तरह था, जिसका कोई किनारा नहीं है। अब तुमने अपनी जिंदगी का किनारा ही एक बना रखा है तो कोई क्या करे? नहीं सरोज, पुरुष तक पहुंचना ना कभी मेरा लक्ष्य था ना है। हाँ, मैं पुरुषों के महत्व से इनकार नहीं करती। वे स्त्री के जीवन के लिए पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। वो स्त्री के जीवन में इंद्रधनुषी रंग भरते हैं। और फिर मुझ जैसी स्त्री जिसकी संवेदना पूरी तरह से मुखरित हो, वो अपने पुरुष का साथ क्यों छोड़े? हाँ, अगर पुरुष सच्चे दोस्त या साथी की तरह पेश नहीं आया तो मुझ में इतना साहस है कि इस संबंध की महिमा से ही इनकार कर दूं। कामकाजी औरतों को घर में कितना सम्मान मिलता है ये तो किसी से छिपा नहीं है। अरे इस टॉर्चर से बचने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। संबंध विच्छेद, तलाक, एक नितांत एकाकी जीवन। हाँ, लेकिन पूर्ण स्वावलंबी बनकर। एग्जैक्टली। लेकिन क्या मुझे इस स्थिति में पूर्ण संतोष मिल जाएगा? कहीं कुछ छूट गया है इसका दुख नहीं होगा मुझे? बिल्कुल नहीं। अरे जो अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए कोई कदम उठाएगा तो उसे तो समाज भी सहारेगा ना। नहीं, मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगेंगे, लांछित किया जाएगा मुझे, और मेरा व्यक्तित्व बन जाएगा एक पति द्वारा ठुकराई गई व्यभिचरणी का। नहीं शालमली, मेरी बात मानो। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि समाज तुम्हें आदर देगा। और नहीं दिया तो क्या मैं संभाल पाऊंगी खुले विचारों पर आधारित अपने व्यक्तित्व को, जिसे लेकर मुझे देश देश घूमना है? घर बैठने अपने भाग्य पर नहीं रोना मुझे। तुम जानती हो अफवाहें तलाकशुदा औरतों का पीछा कैसे करती है? तुम नहीं जानती। तुमने शादी औरतों की आजादी के लिए नहीं की ना। यातना झेलती औरत सबका सम्मान पाती है, और जब वो यातना झेलने से इनकार करती है तब उसकी सारी हमदर्दी घृणा और अपमान में बदल जाती है। और मैं रोज नई नई लड़ाइयां नहीं लड़ सकती। अपने मंजिल को पाने के लिए मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा, और उसके लिए मेरा विचारों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, एकदम स्पष्ट। बस बाबा, बहुत हो गया लेक्चर। अरे हाँ, मैं कल किसी काम से बाराबंकी जा रही हूँ। तुम्हारे जेठी वहीं रहते हैं ना? हाँ, व्हाट अ मैन ऑफ ह्यूमैनिटी। हो सके तो उनसे जरूर मिलना, वो तुम्हारी मदद करेंगे, बेहिचक कह देना। उन जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाँ, और किसी बात का एहसान भी नहीं जताएंगे। That's good। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। मांगी थी एक गागर, मिल गया सागर। मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। उनका एड्रेस तो दो। उनका पता है 123 बड़ा बाजार, किशनगंज, बाराबंकी।
शालमली, अगले हफ्ते तुम्हें ऑफिस के काम से दिल्ली से बाहर जाना है। तुम्हारे पीछे नरेश अगर किसी दूसरी औरत को घर ले आया तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। शालमली, नरेश से बात करो, उसे ये बात अच्छी तरह समझा दो। संबंध तोड़ने में देरी क्या लगती है? हाँ, उसे टूटने से बचाए रखना लोहे के चने चबाने जैसा है। मर्द औरत को हर सुख देना चाहता है, लेकिन औरत सुखी होना चाहे तब ना। लेकिन अब औरत को खुद फैसला करना होगा, वो मर्द बनना चाहती है या औरत बनी रहना चाहती है। हाँ, मैं औरत हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे अत्याचार सहती रहूं, हमेशा आंसू पीती रहूं। मर्द तो यही चाहता है कि भगवान ने औरत और मर्द को जो सोचने समझने की एक जैसी शक्ति दी है, औरत उसे काम में ही न लाए, केवल पत्नी बने रहने के लोभ में जबान ही न खोले। अगर औरत के बोलने पर उसके अहंकार को चोट पहुंचती है तो दहेज में जिस तरह की चीजें मांगता है, उसी तरह गूंगी लड़की की डिमांड क्यों नहीं रखता? क्यों? इस औरत का मान, अभिमान और दम्भ, ये मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। कभी कभी मन करता है कि नरेश की गर्लफ्रेंड से मिलूं, उनसे खुलकर बात करूं, उन्हें बताऊं कि शादीशुदा मर्दों से दूर रहो, इन्हें हाथ मत लगाओ। एक दिन जब तुमसे इनका जी भर जाएगा तो ये अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और तुम्हारे हिस्से में आएगी सिर्फ लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन और बदनामी। ये मर्द खाना बदोश हैं, एक जगह टिककर नहीं रह सकते, और जो मर्द खाना बदोश नहीं होते, उसे पाने के लिए तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। कभी कभी शालमली की चुप्पी इसके शब्दों से ज्यादा असर करने लगती है। इस औरत की चुप्पी भी किसी ना किसी तरह तोड़नी पड़ेगी। तो कुछ भी कह ले बेटी, मर्द औरत को 19 ही देखना चाहता है। हाँ माँ, ये मर्द घर में गूंगी बीवी पसंद करते हैं, जो वक्त बेवक्त अंधी और बहरी भी बन जाए, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद अपने दोस्तों के बीच एक पढ़ी लिखी और चतुर स्त्री को ले जाना पसंद करते हैं। हाँ, ये भी है। माँ, नरेश ने मुझ जैसी लड़की क्यों पसंद की? ले आता कोई सजी सजाई रबर की गुड़िया जो चाबी देने पर चलती है, हाथ और गर्दन हिलाती है, सजा कर रख देता किसी कोने में। माँ, मुझ जैसी सेंटिमेंटल और संवेदनशील लड़की चाहकर भी गूंगी, बहरी और अंधी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती माँ। दिन गुजरते जा रहे हैं और इस आदमी ने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया कि ये किसका होकर रहेगा, मेरा या उसका। इसके जवाब के इंतजार में मेरी सारी जिंदगी एक बिंदु पर अटक कर रह गई है। शालमली, मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार से ही मारूंगा। सोचती हूँ माँ के पास चली जाऊं, वहां हर समय टेंशन तो नहीं होगी। लेकिन क्यों? ये मेरा घर है, इसे छोड़कर मैं क्यों चली जाऊं? इस घर की हर चीज मेरी है। संबंध टूटा तो जो बेकार चीज यहां से फेंकी जाएगी वो नरेश होगा। पर क्या मैं नरेश को इस घर से निकाल पाऊंगी? ये औरत जरा जरा सी बात पर उलझ पड़ती है। गट्स हैं इसमें, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन ये हरदम अपनी अकड़ क्यों दिखाती रहती है मुझे? अरे, अपनी बात शब्दों में नहीं कह सकते तो आंखों से ही कहो, पर कहोगे तो वही घिसी पिटी बात। शालू, तुम्हें मेरी शर्तों पर जीना होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नरेश बाबू, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं।
शालमली जैसी औरत मेरी समझ में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से किसी तरह का कंपटीशन नहीं करना चाहती। मैं हार जीत का खेल खेलकर अपना मन नहीं बहलाना चाहती, बल्कि अपनी स्थिति की सच्चाई जानना चाहती हूँ। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो शालमली? तुम जानते हो कि मैं आज की नारी हूं, जो विकास के चरण पर खड़ी अपने ढंग से मजबूर है। अपने काम को आखिर तक पूरा करना अब मेरे लिए जरूरी हो गया है। मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ और दुगने जोश से उस पर काबू पाना चाहती हूँ। शायद तुम ये नहीं जानते कि अगर मैं भी तुम्हें धमकाने या बदनाम करने लगूं, तो तुम पानी मांगने लगोगे। छोड़ने की सोचोगी तो सारे दिन कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारी सैंडलें घिस जाएंगी और टूट जाएंगी। इस देश में वेस्ट की तरह आसानी से तलाक नहीं हो जाता, सालों लग जाते हैं, बदनामी अलग होती है। तब तुम्हें अपनी गलती का पता चलेगा। नरेश, मैं न तुमसे धन दौलत मांग रही हूं, न गहना न कपड़ा। मैं तो तुमसे थोड़ा सा सम्मान और प्रेम चाहती हूं, बस। दे सकते हो क्या? शालमली, कभी कभी तुम मुझे इतनी ऊंची और इतनी गहरी लगती हो कि मुझे तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर डर लगने लगता है। मैं भी अपने बारे में जो नहीं जानता, तुम वो भी मेरे बारे में जानती हो। जो औरत खुद को मिटाकर संबंधों को जीवित रखने में विश्वास रखती हो, वो किसी के लिए डर का कारण कैसे बन सकती है? अब क्या मैं अपने जीवन साथी को उंगली पकड़कर चलना भी सिखाऊंगी? क्यों नहीं? पीछे छूट जाने वाले साथियों के लिए पीछे लौटना ही इंसानियत है शालमली। शालमली का यही रूप मुझे बहुत प्रिय है। नरेश, मुझे अच्छा लगता है, शुरू से ही लगता आया है, लेकिन फिर जी, आप ही मिस्टर हरीश हैं, नरेश के बड़े भाई? हाँ हाँ। और आप? मेरा नाम मिस सरोज शर्मा है। शामली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओह, आप हमारी छोटी बहू की सहेली हैं। बैठिए बैठिए। देखिए, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। 5 मिनट आपसे कुछ जरूरी बातें करके चली जाऊंगी। ठीक है, चाय वाय तो पी के जाइएगा, इतने दूर से आई हैं आप। आपको मेरे साथ ये बेकार की आवभगत करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू ठीक तो है ना? जी नहीं, आपका भाई उसे तिल तिल करके मार रहा है, एक अंधे कुएं में ढकेल रहा है जहाँ पे दुख के सिवा कुछ नहीं है। नरेश उसे दुख दे रहा है? जी, सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि हर कदम पे उसके नारित्व का अपमान कर रहा है वो। नहीं नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जहाँ तक मैं नरेश को जानता हूँ, उसे अपनी पत्नी पर बड़ा नाज है। उसने तो बड़े चाव और जिद से शालमली जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी, हम सब लोगों को समझाने के बावजूद। जी, और वो शायद इसलिए कि ऊपर के तबके में उसे सम्मान मिल सके। आज के इस आधुनिक वातावरण में एक पढ़ी लिखी ऊंचे दर्जे की नारी पे वो अपने पतित्व की धौंस जमा सके, या फिर जब मन चाहे उसे घर के पिंजरे में बंद करके अपने अहंकार को बढ़ावा दे सके। पिंजरे में बंद करने का मतलब? बहू ने नौकरी तो छोड़ी नहीं और वो तरक्की भी पा रही है। जी नहीं, आपके भाई का बस चलता ना तो वो आज नौकरी कर रही होती, ना ही उसे कोई तरक्की मिली होती। ये तो शामली की हिम्मत है कि उसने नरेश की डाली हुई हर रुकावट का डटकर सामना किया और कामयाब भी हुई, वरना आपके भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी कामयाबी की फसल काटने में। लेकिन शायद आज भी उसका मन नहीं भरा, जो अब उसने एक नया खेल शुरू कर दिया है, जिससे जूझते जूझते बेचारी शामली टूटती जा रही है, हिम्मत खो रही है वो अपनी। यहाँ तक कि उसे अपने पति को ये तक कहने की हिम्मत नहीं है कि नरेश, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरी कमाई हुई इज्जत पे यूं ढाबा बोलो।
लो, या फिर मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में किसी और औरत को लाके मेरी शराफत के मुंह पे तमाचा मारो। दूसरी औरत? मैं समझा नहीं, कौन दूसरी औरत? जी हाँ, दूसरी औरत। यकीन नहीं आता तो अपने भाई से जाके पूछिए। मगर कौन है ये दूसरी औरत? वही जिसके साथ आजकल वो घूम फिर रहा है, उसके ऑफिस की सेक्रेटरी निकिता शुक्ला। क्या नरेश ने उससे शादी की है? जी नहीं, उसके साथ सिर्फ मौज मस्ती कर रहा है, कुलछड़े उड़ा रहा है वो। और वो लड़की क्या वो भी शादीशुदा है? जी नहीं, निकिता शादी में विश्वास नहीं रखती। क्या आप भी शादी में विश्वास नहीं रखती? जी हाँ, मैं भी विश्वास नहीं रखती, क्योंकि पुरुषों से मुझे सख्त नफरत है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं उनकी दासी बनकर रहूं। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हर स्त्री हर पुरुष की दासी होती है? जी हाँ, हर पुरुष तो यही समझता है ना कि स्त्री उसकी दासी है, भोगने का सामान। नहीं मैडम, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो ये दुनिया कब की पाताल में धंस गई होती। हर घर परिवार एक नरक कुंड बन गया होता। पर ऐसा हुआ क्या? आज भी माएँ माएँ हैं, बहनें बहनें हैं, बेटियां बेटियां हैं, पति पत्नियों के संबंध अटूट हैं। हाँ, सबके नहीं, बहुतों के तो हैं। देखिए, ये सब घिसी पिटी बातें आप मेरे साथ मत कीजिए। अपने भाई के बारे में आपको क्या कहना है ये बोलिए। देखिए, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रही हैं। जब आप मेरे पास आई हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाप मेरा भाई अकेले तो नहीं कर रहा, उसकी इस करतूत में एक औरत भी शामिल है। मैं समझ नहीं रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो औरत भी तो आपकी तरह पढ़ी लिखी और आजाद ख्याल है, अपनी आजादी के लिए लड़ने वाली। तो फिर ये सब होते हुए क्यों एक दूसरी औरत का घर तबाह करने में तुली हुई? काश कि आप मेरे घर आने से पहले या पूरी पुरुष जाति पे लांछन लगाने से पहले अपनी उस बहन के पास गई होती और उससे पूछा होता कि एक औरत होते हुए क्यों वो दूसरी औरत का घर तबाह करना चाहती है। पर इसका जवाब वो न दे पाती, क्योंकि इस समाज और दुनिया के लिए उसका तो कोई उत्तरदायित्व ही नहीं। वो ये सब चीजें उसके लिए बेमानी है। उसके लिए तो अपना सुख, अपनी खुशी, मजे लूटने की लालसा, बस यही सब कुछ है उसके लिए। इसके अलावा उसके मन में किसी के लिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो आजाद है, सब बंधनों से मुक्त है, अपने ही चारों ओर घूमने वाली, आत्म केंद्रीय है, सेल्फ सेंटर्ड है। जाके अखबारों में देखिए, कोर्ट कचहरी में पता लगाइए, फिल्म जगत में देखिए, खेलकूद के मैदान में देखिए, ऐसी ही औरतों ने ज्यादा से ज्यादा घर तबाह किए हैं, मर्दों की निस्बत कहीं ज्यादा। आप गलत बोल रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, कड़वा सच यही है। एक बात कहूं, आपने तो अब तक शादी नहीं की, क्योंकि आपको पुरुष जाति से नफरत है। मगर एक दिन तुम्हारी जिंदगी, सॉरी मैं तुम्हें तुम कह गया, शायद इसलिए कि तुम मुझसे बहुत छोटी हो और मेरी बेटी जैसी। नहीं, ठीक है, आप कहिए जो आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें जीवन साथी की कमी महसूस होगी, और वो कमी तुम्हें बेचैन और परेशान कर देगी, और फिर तुम तलाश शुरू करोगी एक ऐसे जीवन साथी की जो रंग ढंग, रूप, शिक्षा दीक्षा और रुपए पैसे के मामले में तुमसे कहीं पर चलकर, ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। और फिर तुम अपनी गरज के लिए किसी ना किसी का घर तोड़ोगी, और वो घर होगा किसका? तुम्हारी दोस्त शालिनी जैसी किसी और नारी का। तुम नहीं जानती बेटी कि कितनी कठिनाइयों और त्याग से बनाया जाता है कोई भी घर। उसके आंगन, उसके हर द्वार प्यार के आंसुओं से धोना पड़ता है। भूख की वासना तो बस उसे तोड़ सकती है, सहनशीलता मजबूत बनाती है उसे, और इसी सहनशीलता और त्याग की मूर्ति है तुम्हारी सहेली, हमारी बहू शालिनी, जिसके कारण दुखी होकर तुम दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आई। मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं अपनी बहू के सम्मान और एक सच्ची औरत की मर्यादा की सुरक्षा के लिए वादा करता हूं कि मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। ये मेरा वचन है। जाओ बेटी, जाओ। क्यों, कुछ और कहना चाहती हो? सिर्फ आपके पाँव छूना। खुश रहो। नरेश अपनी मर्दानगी दिखाकर मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहता है,
लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि उसके जवाब ना देने में भी मुझे खो देने का भय साफ दिखाई देता है।